मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आने वाले सभी एग्जाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम जो कि हाल ही में दिसंबर 2024 में हुआ था, उसमें पूछे गए सभी 23 शिफ्ट के साइंस के सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम अभी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ का या तो अन्य कोई एग्जाम जो लोग देने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। तो उमा का औसत वेग कितना है? ठीक है, तो औसत वेग पूछा है कितना है। तो वेग बराबर क्या है? तो वेग बराबर जैसे कि जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी कि वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन अब बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन हमें यहाँ पर जानना है कि विस्थापन हुआ कितना। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 60 मीटर लंबे पुल में वो तैरती है। ठीक है, उमा अब 60 मीटर लंबा ये पुल है। ठीक है, वो करते क्या है फिर कि एक छोर से दूसरे छोर तक 60 मीटर है और वापस उसी सीधे रास्ते पर, यानी कि इधर से 60 मीटर गया और वापस इधर से फिर 60 मीटर आ गया। यानी कि तैरते हुए टोटल 120, 60 इधर और 60 इधर, 120 मीटर दूरी तय करती है। कितने देर में? 1 मिनट में। ठीक है, अब देखिए इसका विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन देखिए इस बिंदु से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ 60 मीटर गया, फिर उधर से वापस लौट के 60 मीटर, फिर यहीं आ गया। ठीक है, तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन किसको बोलते हैं? देखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जहाँ तक जाए उसकी तय की हुई जो न्यूनतम दूरी होता है वो विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो यह मान के चलिए यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, तो ये 10 मीटर विस्थापन हुआ। लेकिन अगर ये यहाँ आ गया तो दोनों बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। अब मान के चलिए यहाँ फिर आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह है, तो दोनों में अंतर क्या है? 0 है, यानी कि विस्थापन 0 हुआ। तो उसी तरह यहाँ 60 मीटर यहाँ से स्टार्ट किया था, 60 मीटर गया, फिर दूसरी छोर से क्या हुआ? वापस फिर यहीं इस बिंदु पर आ गया। विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का डिस्टेंस कितना है? दोनों की न्यूनतम दूरी 0 है, तो विस्थापन क्या हुआ? 0 होगा। तो विस्थापन जैसे ही 0 हुआ, यानी कि विस्थापन की जगह यहाँ 0 डालें, तो 0 बटा समय जितना भी रहेगा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो वेग यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें समझना था कि विस्थापन 0 है यहाँ पर, क्योंकि क्या बोला कि वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। यानी कि 60 मीटर इधर गया, फिर 60 मीटर ही इधर आ गया, तभी तो 120 मीटर होगा। तो यहीं पे आ गया सेम बिंदु पे, तो विस्थापन 0 हो गया। तो औसत वेग पूछा, तो वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन 0, तो वेग भी क्या हुआ? 0 हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, अगर मान के चलिए इसी में आपसे पूछ लिया जाता चाल कितना होगा। ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी टोटल कितना तय किया? 60 मीटर इधर, 60 मीटर इधर, यानी कि 120 मीटर तय किया दूरी बटा समय। समय कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट है, तो यहाँ हम लोग निकालते हैं क्या? मीटर प्रति सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में बदल देंगे, 60 हो गया, यहाँ पर बटन दे देंगे। तो इसको काटेंगे, क्या होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा। ठीक है, तो चाल हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड और वेग कितना होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आसानी से आपको बना लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में आपको आपके डेट में पूछा गया, सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है। ये 24 तारीख का जो एग्जाम हुआ था, 24/12/2024 को, उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के सामने क्या है? आपको डेट किस दिन का ये एग्जाम हुआ है वो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण होगा तो क्या होगा? तो m द्रव्यमान दिया है, अब गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछा है, तो क्या होगा? m स्क्वायर के रैखिक रूप से समानुपाती होगा, या तो m के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या तो m से स्वतंत्र होगा, या तो m के रैखिक रूप से समानुपाती होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये m से स्वतंत्र होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कितना है? सी है ना।
ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। ठीक है, क्यों? देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो वही पूछा कि द्रव्यमान से ये कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, तो मतलब ये सब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि एम से, यानी कि मास से ये स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, स्मॉल जी का मान आपको काम आएगा, कभी भी न्यूमेरिकल या साइंस से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जरूर आएगा। स्मॉल जी का मान कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ये क्या गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान ये हो गया 9.8। ठीक है, कभी आपको डायरेक्ट मात्रक पूछ लेगा, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको कैपिटल जी का मान याद रखना है। कैपिटल जी जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, तो कैपिटल जी का मान पूछा जाता है, आपको मात्रक भी पूछा जाएगा। तो याद रखना है कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये याद रखना है, 6.673 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान हो गया। अगर इसका मात्रक पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखना क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर सूत्र भी पूछा जाएगा, तो याद रखना क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जो सूत्र होता है, तो जी इंटू क्या होता है? M1 इंटू M2 बटा में डी स्क्वायर, बटा में डी स्क्वायर, या तो कभी आर स्क्वायर देता है, तो एक ही है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी, जहाँ के नियतांक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियत M1 इंटू M2 बटा डी स्क्वायर। देखिए ये वाला अगर याद रखते हैं ना, तो कभी आपसे क्या है ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अगर द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यानी कि एक द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, तो उसका बल क्या होगा? तो बल भी दोगुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि M1 इंटू M2 है यहाँ, तो क्या है? समानुपाती है, ये दोगुना करेंगे तो ये भी बल भी दोगुना हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो क्या है क्वेश्चन में, ध्यान रखना है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है एक समान होगा, यानी कि प्रतिरोधकता वही रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे वही रहेगा, तो इसको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझिए। देखिए अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। प्रतिरोध है यहाँ, ध्यान रखना है। अब वहाँ पूछा था क्वेश्चन क्या? प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता के बारे में आगे बताएंगे। तो पहले ये ध्यान रखना है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आधा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? उसका आधा, इसका ठीक उल्टा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध चालक की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि लंबाई दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक, आप देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर है आपका, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोधकता सामग्री पर निर्भर करती है, लंबाई या तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बदलने पर यह प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता जो है सामग्री पर निर्भर करती है, लेकिन लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता, ध्यान रखना है, प्रतिरोध करता है लेकिन प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वही रहती है, समान रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया था कि क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो अन्य कारकों को परिवर्तन न किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता क्या होगा? तो ये समान ही रहेगा, प्रतिरोधकता समान रहेगा। लेकिन यही प्रतिरोध पूछ लेता तो क्या होता? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये दोगुना हुआ तो प्रतिरोध कितना होता? आधा हो जाता। ठीक,
ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है और कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते हैं जो कि ध्यान रखना है। चालक के प्रतिरोध पर ये कारक भी निर्भर करते हैं। क्या? चालक की लंबाई की बात करें तो चालक की लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती होता है लंबाई के। और प्रतिरोधकता की बात करें तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या है? दोनों, ये क्या? चालक की प्रतिरोधकता बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान की बात करें तो तापमान बढ़ने के साथ साथ चालक की प्रतिरोधकता और उसका प्रतिरोध दोनों बढ़ता है तापमान बढ़ने पर, ठीक है। तापमान बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता और उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक। किसी चालक का प्रतिरोध उसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को कहते हैं। प्रतिरोध किसको बोलते हैं? उसके माध्यम में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे आर से दर्शाया जाता है। और इसका इकाई क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यहाँ से भी दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। प्रतिरोध का मात्रक बोलना है ओम, अब प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर होगा, ठीक है। तो याद रखना है, देखिए इसको रिलेट कर लेना है ऐसे भी। देखिए प्रतिरोध शब्द में छोटा है तो इसका ऐसा मात्रक ओम हो गया। अब प्रतिरोधकता जैसे बड़ा हुआ तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? ओम मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक कूलाम विद्युत आवेश के बराबर होता है? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन, यानी सिंपल यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया है, पूछा क्या? एक कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना। कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक कूलाम विद्युत आवेश के बराबर होता है? तो यही पूछा है कि कितने एक कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 गुना 10 के पावर 18। देखिए एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक कूलाम आवेश बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा इसका? 6 गुना 10 के पावर ये 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब एक प्रश्न और यहाँ से याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए आपको कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम देने वाले हैं एनटीपीसी का या तो आरपीएफ का या ग्रुप डी का फॉर्म जो अप्लाई करेंगे, ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि देखिए ये सब पूछा हुआ है। अभी आपको टेक्नीशियन में ये पूछा है तो ये वाला एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आवेश और धारा और समय के बीच एक संबंध है, याद रखना है, जो कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है। तो याद रखना क्या? Q यानी कि आवेश बराबर धारा गुना समय होता है, ठीक है। तो इसी से आप ये भी निकाल सकते हैं कि धारा बराबर क्या हो जाएगा? धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय हो जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो मेन आपको याद रखना है Q बराबर IT, ठीक है, Q बराबर IT होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? तो देखिए किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर असंतुलित बल लगाएंगे, ठीक है। असंतुलित बल कैसे लगाएंगे, इसको किसे कहते हैं, तो ये समझिए। यहाँ पर देखिए 23 तारीख को जिनका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों की परिणामी बल शून्य ना हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बलों का शुद्ध बल शून्य के बराबर नहीं होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। असंतुलित बल वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में बदलाव ला सकते हैं। असंतुलित बलों के कारण वस्तु में तेजी आती है। असंतुलित बलों के कारण क्या होता है? वस्तु में तेजी आती है। असंतुलित बलों के कारण वस्तु की गति की स्थिति बदलती है। असंतुलित बलों के कुछ उदाहरण है क्या? कार को धक्का देना, गेंद को किक मारना, पुस्तक को सरकाना, ये सब क्या असंतुलित बल का उदाहरण है। तो वही क्वेश्चन पूछा था क्या कि क्या क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए क्या होगा? तो असंतुलित बल लगाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रणोद 50 न्यूटन है तो वस्तु पर डाला गया दाब कितना होगा? तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है मालूम? तो दबाव या तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है? दाब बराबर होता है बल
बटा क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि ऐसे लिखेंगे क्या, P बराबर F/A, ठीक है। तो दाब निकालने के लिए बोला है आपको, बल 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 बटा क्षेत्रफल, तो बल कितना दिया है, न्यूटन, यानी 50 न्यूटन, तो 50 दे दिया है, ठीक है। बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ दिया है, लेकिन जो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल होता है या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर जो होता है ना, तो इसलिए इसको पास्कल बराबर, जो पास्कल होता है वो मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में बदलना है कैसे, देखिए सेंटीमीटर रहता है तो मीटर में बदलते हैं, 100 से भागा देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से इसको भी स्क्वायर करके भागा देंगे, यानी कि स्क्वायर करके भागा देंगे, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे 2 शून्य है तो 4 शून्य हो जाएगा, तो 4 शून्य से इससे भागा देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 शून्य से ये 3 शून्य चला गया, तो 1/10 बचा, ठीक है। तो 1/10 यानी कि 0.1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 1/10 लिखिए या तो 0.1 लिख दीजिए, 0.1 हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 0.1 यानी कि 0.1 मीटर स्क्वायर हुआ। तो इसको भागा दीजिएगा, दशमलव से एक शून्य यहाँ ऊपर चला आया, नीचे क्या बचा, एक, इसका एक का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 500 पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, दाब का एसआई मात्रक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या है तो पास्कल होता है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, कांच के एक प्रिज्म, एक त्रिभुज प्रिज्म में होता है, तो कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में क्या होता है, तो ऑप्शन दिया आपका कि एक त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ। तो मेन क्वेश्चन ही समझना है, ठीक है, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में क्या होता है, तो ठीक है। ऑप्शन ए में दिया था, 2 में क्या दिया है, ऑप्शन बी में कि 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पृष्ठ होता है, ये सही है, ठीक है। 2 त्रिभुजाकार आधार होता है और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होता है, किसमें, तो कांच के त्रिभुज प्रिज्म में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत कथन है ये बताना है। पहला क्या, लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग अस्थिर होता है, ये सही है, ठीक है। एक लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग अस्थिर होता है, ये सही है। परिनालिका के एक प्रकार के, परिनालिका जो है एक प्रकार के दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, ये गलत है। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, ये गलत है। तो ये पूछा गलत कौन है, तो इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी डी भी सही है। डी में क्या है, यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होती है, ये सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो किसी पिंड पर लगने वाला जो नियत बल द्वारा किया गया कार्य या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी सतह पर किसी वस्तु द्वारा लगाए गए लंबवत बल को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रणोद कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, प्रणोद कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। तो बराबर क्या बोला, वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब का साइज और बिंब के साइज के बराबर हो। तो इसका ये चीज़ें मेन समझिए, जब बराबर होगा कैसे, देखिए, अगर सूर्य की किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती है तो वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का आकार का हो। उसका प्रतिबिंब क्या, वस्तु के बराबर का आकार का हो। कहाँ रखा जाना चाहिए, वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। और वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण के फोकस दूरी का दुगना होता है।
वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के फोकस दूरी का, यानी कि वक्रता केंद्र बोलिए तो वक्रता त्रिज्या जो होता है दर्पण के फोकस दूरी का दुगना होता है ना, दर्पण के फोकस दूरी का दुगना होता है। तो फोकस दूरी यहाँ कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया था। तो ये पूछा कहाँ रखा जाना चाहिए, तो 30 का दोगुना करेंगे कितना होगा, 60 है ना, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या है, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये सही है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में ये क्या है, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये सही है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये भी सही है। तीसरा क्या, मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, ये गलत है। यानी गलत पूछा, कौन सत्य नहीं है, तो 3 सही नहीं है ना। तो 3, केवल 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होता है वो किसके समान होता है, तो वक्रता त्रिज्या या तो क्षमता का व्युत्क्रम, फोकस दूरी या तो द्वारक। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वारक। ठीक है, द्वारक इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि क्या है कि किसी एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होता है उसके द्वारक के समान होता है। किसके समान, तो द्वारक के समान होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया था। नेक्स्ट है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये अवतल दर्पण होगा, है ना। किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो किस प्रकार का दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आवर्धन है। आवर्धन बराबर एक सूत्र याद रखना है कि गोलाकार दर्पण द्वारा जो आवर्धन का सूत्र होता है वो -v/u होता है। -v क्या है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई बटन में। ठीक है, तो ये आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटन में वस्तु की ऊंचाई होता है। नेक्स्ट है, अच्छा 2 पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा याद रखना है। क्या, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात कर रहा है किसका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, वहीं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव में परिकिरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है परिकिरणित कणों का साइज, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि टिंडल प्रभाव में जो परिकिरणित प्रकाश का वर्ण जो है ये परिकिरणित कणों का साइज निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है Q/E, है ना, Q/E, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, दिया गया इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है इतना है। ठीक है, तो Q/E होता है। तो Q बराबर यहाँ पर क्या होता है, निकालना है। Q बराबर I × T, है ना, धारा गुना समय और बटा में E। तो धारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1, है ना, क्योंकि आवेश बराबर यहाँ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ Q बराबर क्या है, यहाँ पर रख देंगे IT। तो I का मान क्या है, 1 दिया है, समय कितना दिया है, 8 दिया है, और इसको क्या है मीटर प्रति सेकंड में यहाँ निकालते हैं, मतलब सेकंड में बदल देंगे, इसको 60 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, और बटा में क्या है, इलेक्ट्रॉन का आपका दिया हुआ आवेश कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो देखिए ये दशमलव से क्या करेंगे मालूम, ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 1 शून्य और आ जाएगा। फिर इसको काटिए, 8 दूनी 16, 2, फिर 2 को इसको काटिए तो यहाँ 600 कटेगा 300 से, यानी कि 300 को क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻2, और नीचे क्या बचा, 10⁻−19। अब देखिए 10⁻−19 जो है यहाँ, और ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, यहाँ 19 प्लस हो जाएगा यहाँ, है ना। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 21, है ना, 19 × 2 = 21। तो 3 × 10⁻21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। बस इसमें याद रखना था क्या,
जो n बराबर जो होता है, ये जो निकालने के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर, सूत्र क्या होता है, Q/E डायरेक्ट क्यू ना दिया रहे तो Q बराबर क्या लिख देना, IT है ना, Q बराबर IT/E हो जाएगा। ठीक है, तो उससे यहाँ से आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया कि किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण जो है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पहले पीछे भी आपको बताया था कि द्रव्यमान पर यह गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा, तो समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को अवतल लेंस के एफ और मतलब फोकस और फोकस के दुगने के बीच रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाता है। तो ये क्या होगा, आभासी और छोटा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आभासी और छोटा होगा। देखिए, जब एक वस्तु को अवतल लेंस के फोकस और फोकस के दुगने दूरी यानी कि f और f2 के बीच रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा क्या, आभासी और छोटा होगा। ठीक है, ये बात हुई कि इसे अवतल लेंस में। लेकिन अगर यही उत्तल लेंस के बारे में बोले तो जब उत्तल लेंस का वस्तु जब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और फोकस के दुगने के बीच स्थित होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से दूर और वास्तविक होता है। अवतल लेंस में क्या हुआ था, छोटा और आभासी था, लेकिन उत्तल लेंस में क्या है, वस्तु से दूर और वास्तविक होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है ना, विरल से सघन माध्यम की ओर। तो विरल मतलब क्या होता है, जैसे कम गाढ़ा, ऐसे समझिए सिंपल में। जैसे हवा हो गया क्या, विरल, हवा हो गया विरल। लेकिन अगर हवा से जो क्या शीशा में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल से ये सघन माध्यम में जा रहा है। पूछा कि विरल से जब प्रकाश सघन माध्यम में जा रहा हो तो आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होगा। तो जो आपतन कोण की जो होता है ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा, ये अपवर्तन क्या कम हो जाएगा, यानी कि जो अनुपात जो होगा ना 1 से अधिक होगा। अनुपात जो होगा 1 से अधिक होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 1 से अधिक और स्थिरांक होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, जैसे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। कब, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से अधिक होगा। ठीक है, लेकिन यही उल्टा जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से अधिक हो जाएगा। ठीक, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह तेज हो जाती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि हानिकारक होता है ना जीवों के लिए। जैसे कि मानव क्या है, जीवित तो है, और जो पराबैंगनी विकिरण आती है जो त्वचा कैंसर हो जाता है ना, उसी हानिकारक के कारण ही तो ओजोन संरक्षण जो भी क्राइटेरिया है वो अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ बोला जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, तो ये कथन क्या है, ये गलत है। पूछा क्या, सही कथन कौन सा है। फिर आगे चलते हैं, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण का एक उत्पाद है, ये सही है। ठीक है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन जो ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण का उत्पाद है, ये सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में
तीव्रता से घटने लगी थी, ये भी सही है। 1980 के दशक में, 1980 से 2000 के आसपास है ना, ये काफ़ी ओजोन की मात्रा में काफ़ी तीव्रता से घटने लगा था। तो ये और ये सही है, 2 और 3 इसका सही है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं 2 और 3 कहाँ है। 2 और 3 इसका सही है। अब देखिए 2 और 3 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 2 और 3 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका क्या 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। 2 और 3 सही है, सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ही इसमें गलत दिया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका 23/12 को पूछा गया था, 23 दिसंबर 2024 को जिनका भी ये क्वेश्चन था, वो ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं निश्चित रूप से, ये गारंटी के साथ ही है ना। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ, यानी क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपके एग्जाम में ये देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के वाला जो अल्ट्रावायलेट विकिरण वाला, ये क्वेश्चन 23 तारीख को एग्जाम था जिनका, ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 2 और 3 इसमें सही होना चाहिए था। नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें तो यह होगी। तो क्या होगा यह? किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें तो यह होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यह कैसी होगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता जो है, ये जैसे यहाँ P दिया है, तो इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा? प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगा? वो सेम ही होगा, यानी कि P ही होगा, है ना। कि एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता अगर P है तो 3 बराबर भाग में काटेंगे तो उसका प्रतिरोधकता जो प्रत्येक भाग का भी P ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, याद रखना है, प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? ओम। अब प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है, एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? पहला क्या है? यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि हो जाती है, ये सही है, ठीक है। पूछा कौन सही नहीं है वो वाला बताना है आपको, तो ये तो सही है। दूसरा क्या, हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग करते हैं, ये गलत है। क्या बोला यहाँ कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित के लिए न बाएं हाथ का नहीं बल्कि दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ये दोनों ध्यान रखना है। इससे कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बाएं हाथ का नियम क्या है? ये बल की जो है ना, ये बल को दर्शाता है ना, और ये क्षेत्र और ये धारा दर्शाता है बाएं हाथ का नियम में। अब एक दाएं हाथ का नियम जो है फ्लेमिंग का, इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मोशन बताता है जो अंगूठा है, और ये जो ये फिंगर है मिडल फिंगर, ये धारा दर्शाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए क्या करेंगे? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पे क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 20 का गलत था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर और ध्यान रखना है। पहले ये इसको क्लियर करते हैं। इसका क्या बी गलत था, बाकी ये सही था। और जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, ये भी सही है। यदि हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी, ये भी सही है। यानी ये वाला गलत था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण याद रखना है। और कौन सा? कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, बाएं हाथ का जो है यानी कि लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग का नियम जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए उपयोग किया जाता है। और जो राइट हैंड है, दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, बाएं है इलेक्ट्रिक मोटर और दाहिने जो है राइट वाला, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर से क्या है, उसको गति बढ़ाने के लिए किया जाता है बाएं हाथ का, और जो जनरेटर जो है ये बिजली पैदा करने के लिए दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल जो है किया जाता है, ठीक। तो ये याद रखना है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
क्रमशः I1, I2 और I3 यानी कि ये विद्युत धारा है, तीनों विद्युत धारा वाले 3 प्रतिरोधों को R1, R2 और R3 के पार्श्व संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जो I बता रहा है क्या, कुल विद्युत धारा, और इसमें जो R इक्वल बता रहा है यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ दो चीज़ें निकालने के लिए बोल रहा है, एक कुल धारा और कुल प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा गया था कि श्रेणी क्रम में होता है और एक होता है समांतर क्रम। तो ये जो पार्श्व संयोजन है ना, ये समांतर क्रम को बोला जाता है, ठीक है। पार्श्व संयोजन को ही समांतर क्रम बोला जाता है। अब बात करते हैं क्या, देखिए श्रेणी क्रम में अगर कुल प्रतिरोध बोले तो डायरेक्ट सीधा हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम में बोले कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो जैसे R1, R2, R3 दिया तो इसका समांतर क्रम में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह होता है, ठीक है। ये दोनों को आपको याद भी रहेगा, कभी कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे करें कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए याद रखने से क्या काफ़ी आसान हो जाता है न्यूमेरिकल, और अन्यथा क्या काफ़ी भारी हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए 3 प्रतिरोध आपको दे दिया कि एक है 3 और एक है 4 और एक है 5, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम का प्रतिरोध है, इस श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध कितना हुआ। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो सीधा वाला जोड़ देना है ना, 4 3 7 5 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 ओम कुल प्रतिरोध हो जाएगा उसका, ठीक है। और यही समांतर क्रम में पूछेगा तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 करेंगे। तो जानकारी है तो खटाक से श्रेणी क्रम में पूछा तुरंत बता दिया आंसर बिना पेन छुए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या जानकारी में रखना है। तो श्रेणी क्रम में ये हो जाएगा, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ये होगा। तो इसको कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखेंगे, देखिए समांतर कैसे बोलते हैं, समांतर जैसे ही बोलते हैं तो हमारे लोग के दिमाग में क्या छवि आता है, समांतर मतलब दो समांतर रेखा लेते हैं ऊपर नीचे, है ना, ये समांतर रेखा, ठीक है। तो समांतर में क्या करेंगे, समांतर में बोलेगा तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ऊपर नीचे वाला, है ना, 1/R1, ऊपर नीचे वाला। समांतर में ऊपर नीचे वाला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वाला होगा समांतर में। और श्रेणी में क्या होगा, सीधा हो जाएगा, सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो वही पूछा। अब देखिए इसमें कुल विद्युत धारा जो होगा ना, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वाला इसका सही है, ठीक है, विकल्प ये वाला। बाकी विकल्प जो है ये गलत है, क्योंकि ये समांतर क्रम में करिएगा तो क्या होगा 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो इसमें से कोई भी सूटेबल नहीं है। देखिए R3 यहाँ प्लस कर दिया है बराबर R2 इंटू R1 बटा में R2 प्लस R1। तो ये इसको कैलकुलेट करिएगा तो कोई भी इसमें नहीं आएगा। यहाँ ये वाला ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्या क्लास 1 होता है समाप्त। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में मिलते हैं, और इस तरह से आपको क्लास 1 क्लास 2 करके आपको जितना भी साइंस का टेक्नीशियन में अभी जो पूछा गया है सभी आपको सब्जेक्ट वाइज आपको समाप्त कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, ठीक है। और वीडियो ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।